बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा 2023 में चल रही है उसके लिए EPC के पेपर होने वाले हैं। और EPC के पेपर फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं, EPC 1, EPC 2 तथा EPC 3। यह EPC 1, 2, 3 में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज में आपके साथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि यह जो हमारा प्रयास है आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें EPC 1, 2, 3 के तीनों विषयों के जो तीनों पेपर हैं उनको लेकर के आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का हमारा यह डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा यह प्रयास आपके लिए कितना उपयोगी रहा, कितना सार्थक रहा, कितना सहायक रहा। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं बिना समय को देरी करते हुए। EPC 1 कहा जाता है आज के पेपर का जो हमारा EPC पेपर है EPC 1, उसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें यह निकल करके आती है कि इसके लिए समय 2 घंटे दिए गए हैं। 40 नंबर में इसकी थ्योरी की परीक्षा होती है, 10 नंबर असाइनमेंट के लिए होता है। टोटल मिलाकर के यूँ कहें कि 50 का 50 नंबर स्टूडेंट्स के हाथ में, या फिर यूँ कहें कि 50 नंबर आपके जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, उसके हाथ में होता है। और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना अधिक से अधिक अंक लेकर के अपने स्कोर कार्ड के एग्रीगेट को आप कितना बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या कहा गया है आज के इस EPC पेपर पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें अन्य विषयों की तरह जहां 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 40 थ्योरी है, और 40 नंबर थ्योरी होने के कारण इसमें क्या है कि इसके भी आपके 3 यूनिट में प्रश्न रहेंगे। 3 यूनिट से 2-2 प्रश्न, अर्थात 2-2 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगी। और 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना होता है। आप बाकी सभी जानते हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने थ्योरी की परीक्षा लिख करके आई हुई है कि 40 नंबर के पेपर में कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपको अच्छे से पता होगा। बस प्रयास इतना करना है कि आप अपने इस 50 नंबर को बचा करके अपने एग्रीगेट को कितना अच्छा उठा सकते हैं, अपने मार्क्स को कितना अच्छा उठा सकते हैं, यह प्रयास होना चाहिए। तो यूनिट 1 का प्रश्न संख्या यह कहता है, नंबर 1 है कि शिक्षण में पठन के तात्पर्य को समझाते हुए इसके महत्व को बताएं। शिक्षण में पठन के तात्पर्य को समझाते हुए इसके महत्व को बताएं। दूसरा प्रश्न यह कहता है, शिक्षण प्रक्रिया में किन किन बातों को ध्यान देने चाहिए। शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी एवं आसान विधि को समझाएं। शिक्षण प्रक्रिया में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी एवं आसान विधि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये यूनिट 1 के 2 प्रश्न हो गए। यूनिट 2 में 2 प्रश्न हैं, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिलाकर के। यूनिट 2 का पहला प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 कहता है कि शिक्षण में लेखन कौशल को परिभाषित करते हुए इनके उद्देश्यों को बताएं। शिक्षण में लेखन कौशल को परिभाषित करते हुए इनके उद्देश्यों को बताएं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, शिक्षण में लेखन के महत्व को बताएं एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। शिक्षण में लेखन के महत्व को बताएं एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। यह था प्रश्न संख्या 3 और 4। यूनिट नंबर 2 पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में क्या कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 3 में प्रश्न संख्या 5, यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, श्रवण कौशल क्या है। श्रवण कौशल क्या है, कक्ष में संप्रेषण प्रवाह के प्रयोग की विवेचना करें। प्रश्न है, श्रवण कौशल क्या है, कक्ष में संप्रेषण प्रवाह के प्रयोग की विवेचना करें। और छठा प्रश्न है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के कौन कौन से माध्यम हैं, सबसे प्रभावशाली माध्यम संप्रेषण के लिए क्या है, इन बातों को आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपने देखा यूनिट 1, 2, 3 जो कि EPC 1 के 6 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। 40 नंबर आपकी इस थ्योरी में है, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में है। और इस तरीके से 2 घंटे में 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपने 50 के 50 नंबर को सुरक्षित करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पेपर है वह भी है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए EPC 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
EPC 2 हमारा पेपर कहता है कि ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन, इस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी होनी बाकी है। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे, जो आपकी परीक्षा में 50 से 50 के 50 पूरे अंक जो है कि आपको सुरक्षित करने हैं, आपके एग्रीगेट मार्क्स को बढ़ाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और मार्क्स जो होंगे 40 नंबर के होंगे, 10 नंबर का आपके असाइनमेंट में होते हैं, अर्थात इसमें कुल मिलाकर के जो है कि 50 नंबर के यह पेपर है। 50 नंबर के पेपर में आप 40 नंबर के ही थ्योरी लिखते हैं, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं और उसके लिए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आपने अभी CC 4 से लेकर के CC 7 तक सभी विषयों को जो आपने लिखा है वह 50 नंबर के पेपर थे, जिसमें 40 आपने थ्योरी में लिखा, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में थे। उसी प्रकार यह भी पेपर है जिसमें आपको 40 नंबर की थ्योरी लिखनी है, 10 नंबर असाइनमेंट के लिए आपको दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। 3 प्रश्न जो हैं आपके 3 यूनिट के हैं, सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न हैं और इन 2-2 यूनिट के जो प्रश्न हैं उनमें से किन्हीं एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। यूनिट 1 नंबर 1 का पहला प्रश्न कहता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला का समावेश पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला का समावेश पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि EPC 2 को B.Ed के पाठ्यक्रम में शामिल करने के उद्देश्यों का वर्णन करें। EPC 2 को B.Ed के पाठ्यक्रम में शामिल करने के उद्देश्यों का वर्णन करें। इस तरीके से आपने देखा कि यूनिट 1 का प्रश्न और प्रश्न संख्या 1 और 2 पूरा होता है। अब प्रश्न यूनिट जो है कि 2 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि शिक्षण में भारतीय कला एवं संस्कृति त्योहारों की भूमिका पर प्रकाश डालें। शिक्षण में भारतीय कला एवं सांस्कृतिक त्योहारों की भूमिका पर प्रकाश डालें। और चौथा प्रश्न कहता है कि लोकनाट्य अर्थात फोक ड्रामा के 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। लोकनाट्य अर्थात फोक ड्रामा के 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आपने देखा कि यहाँ यूनिट 2 के 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 3 और 4। 3 कहता है कि शिक्षण में भारतीय कला एवं सांस्कृतिक त्योहारों की भूमिका पर प्रकाश डालें और चौथा कहता है लोकनाट्य अर्थात फोक ड्रामा के 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 कहता है, यूनिट नंबर 3 कहता है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए यूनिट नंबर 3 है कि कला का अर्थ एवं परिभाषा को समझाएं, जिसमें भारतीय लोक नाट्य एवं लोक नाट्य परंपरा का वर्णन करें। 5वां प्रश्न है कला का अर्थ एवं परिभाषा को समझाएं, जिसमें भारतीय लोकनाट्य एवं लोकनाट्य परंपरा का वर्णन करें। 6ठा प्रश्न है कि शिक्षा में कला और कला में शिक्षा को समझाते हुए अंतर स्पष्ट करें। 6ठा प्रश्न है शिक्षा में कला और कला में शिक्षा को समझाते हुए अंतर स्पष्ट करें। तो आपने इस प्रकार देखा कि यो EPC 2 जो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका यूनिट 1, 2, 3 अर्थात कुल प्रश्नों की 6 संख्या पूरी हो जाती है। अब यह 6 प्रश्न जो पूरे हो गए, इसके आधार पर आपको जो है कि 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सभी यूनिट से 1-1 प्रश्न रहेंगे और इस प्रकार से आपका यूनिट 2 पूरा होता है, ये EPC 2 पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। EPC 3 का भी मैं आपके सहयोग में लेकर के खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ, जिससे कि आपको यह भी आसानी से समझ में आ सके और आप इसको भी आगे की विषय के रूप में तैयार कर सकें। यह जो पेपर है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है तथा B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 अर्थात 2022-24 के जो छात्र छात्रा हैं, प्रशिक्षु हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। EPC 3 में है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह भी 40 नंबर का पेपर है, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। इसके लिए भी समय 2 घंटे दिए गए हैं। ये परीक्षा जो होंगी वह आपके 3 यूनिट में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न रहेंगे और दोनों यूनिट जो तीनों यूनिट है उससे 2-2 प्रश्न रहेंगे और उसमें से किन्हीं एक का आपको जवाब देना है। तो यूनिट 1 क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यूनिट 1 के जो प्रश्न है उस पर आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 के 2 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि एक शिक्षक के रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी की सहायता से आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है एक शिक्षक के रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी की सहायता से आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इस पर आपको अपने विचार देने हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि ICT के उपकरणों व उनके उपयोगों का वर्णन करें।
आईसीटी के लिए किन किन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और उनके लिए कौन कौन से उपयोग हैं, उन उपकरणों का किस तरीके से आईसीटी में यह सहायक है, इस पर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आईसीटी के उपकरणों व उनके उपयोगों का वर्णन करें। यह हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। यूनिट 2 के 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। यूनिट नंबर 2 से प्रश्न संख्या 3 कहता है सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ, सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूनिट 2 का प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम के बारे में बताएं एवं इसके महत्वों को समझाएं। आपने देखा है कि आज के समय मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करते हैं, या बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसका अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के बारे में बताते हुए इसके महत्वों को समझाएं। यह प्रश्न संख्या 4 है आपके यूनिट 2 से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 के बारे में, जो यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट 3 क्या कहता है। यूनिट 3 के आपके जो हैं कि 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन 3 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। यूनिट 3 से जो प्रश्न है उसे भी आपको समझना है। वह यह कहता है कि सैटेलाइट संप्रेषण क्या है। सैटेलाइट संप्रेषण क्या है, इस संप्रेषण में प्रयोग होने वाले अवयवों की व्याख्या करें। सैटेलाइट संप्रेषण क्या है, इस संप्रेषण में प्रयोग होने वाले अवयवों की व्याख्या करें। और छठा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है यह कि स्वयं पोर्टल, इसे आप पोर्टल पढ़ेंगे। आपको मैं इसीलिए रीड भी करता हूं साथ में कि केवल प्रश्न को स्किप करते हुए बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो वीडियो को स्किप करते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मेरी राइटिंग आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं पढ़ने के साथ साथ लिख देता हूं और लिखने के साथ साथ मैं पढ़ भी देता हूं ताकि कहीं पर कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्वयं पोर्टल की विशेषताओं का वर्णन करें। स्वयं एक पोर्टल है, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जाकर के इसे सर्च करें। स्वयं पोर्टल की विशेषताओं का वर्णन करिए। है स्वयं पोर्टल क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इसकी रचना की गई, क्यों इसका आविष्कार किया गया, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इन्हीं सब बातों की, इसकी विशेषताओं को लेकर के आपको इसके बारे में लिखना है। तो स्वयं पोर्टल की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप जो प्रशिक्षु हैं, आप जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं बीएड के प्रथम वर्ष के, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो EPC 1, 2, 3 के जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं वह आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होंगे। यह जो तीनों पेपर मिला करके 50-50 अंक के अर्थात 150 अंक के जो पेपर होते हैं, आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। एवं साथ ही साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को इंतज़ार करें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर फिर नए टॉपिक के साथ एक नए विषय वस्तु को लेकर के हम और आप एक साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। एक दूसरे को अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत,